तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि अब बारी है आपके स्वास्थ्य की। जब जब बात आती है स्वास्थ्य की, तब तब जिक्र होता है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक को क्या पंजाब की जनता ने उसी तरीके से रिस्पॉन्स किया है जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली में रिस्पॉन्ड करती है? जी बिल्कुल किया है, उससे भी मैं कहूँगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड में, और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी हमारे 664 आम आदमी क्लिनिक है, और मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे एनआरआईज और बहुत सारे जो लोग हैं कहते हैं कि अपना हम आपको बना के दे देते हैं, हमें ये सुविधा चाहिए। उसकी डिमांड बहुत है, और तकरीबन 83 लाख लोग जो उसका फ़ायदा उठा चुके हैं, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एज यू नो, उसका जो सारा टोटली डिजिटाइज्ड मॉडल है, और उसमें लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लोगों के बहुत कम हो रहे हैं उससे, और लोगों को उनके घर के पास बहुत नज़दीक उनको बहुत अच्छी सहूलत मिल रही है, जिसमें डॉक्टर भी है, टेस्ट भी हो रहे हैं और दवाई भी मिल रही है। जब हम बात स्वास्थ्य की करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पीछे एक देखा जाता है, सबसे ज़्यादा जो पीछे खड़े होते हैं वो होते हैं ग्रामीण लोग। ग्राम में, गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी सरकार ने, आपने किस तरीके से पहुंचाई हैं? वहाँ के लोग किस तरीके से मुखर होकर के सामने आते हैं कि हमें भी इसकी ज़रूरत है, हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए? ये आपका सवाल बहुत सही है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक गांव के रहने वाले हैं, और मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, और हम दोनों गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब की ये प्रायोरिटी भी है कि जो हैव नॉट्स हैं, जिनको पहले सहूलत नहीं मिली है, उनको सहूलत मिलनी चाहिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जो आम आदमी क्लिनिक हैं वो 428 जो हमने गांव में बनाए हैं, और 238 है वो जो सिटी में बनाए हैं। और हमारे जो ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो शहरों में हैं, बड़े बड़े अस्पताल शहरों में हैं। तो हम इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं कि जो भी रिमोट एरिया में जाके और गांव में जाके अपना क्लिनिक बनाएगा, हम उसको इंसेंटिवाइज़ भी कर रहे हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। आम आदमी क्लिनिक इज़ वन। इसके सिवा हमने जो सीएम की योगशाला शुरू करी है हमारे मुख्यमंत्री साहब की, जो पहली प्रायोरिटी है वो हेल्थ है, सेहत है। तो उसके लिए कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर में उसमें योगा को भी प्रमोट कर रहे हैं, और सीएम की योगशाला उसकी भी 2000 जो क्लासेस है शुरू हो गई हैं हमारी, वो भी हमने गांव में भी रखी हैं, और जहाँ पे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए रखी हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और जो क्यूरेटिव सर्विसेज है उसमें आम आदमी क्लिनिक का आपने जिक्र किया। इसी तरह सेकेंडरी केयर को भी अपग्रेड कर रहे हैं, और टर्शरी केयर को भी, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जहाँ मतलब न्यूरो सर्जरी और हार्ट सर्जरी सारा कुछ अवेलेबल है, तीनों लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। शहरों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हटकर, तो क्या शहरों में, यहाँ पंजाब में ये देखने को मिलता है, यहाँ पर भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है या दवाइयों की कमी है? जो पिछली सरकारें थी, मतलब पिछले 15-20 साल से उन्होंने ना तो डॉक्टर रखे हैं, ना हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपग्रेड किया है। कमी थी, अभी वो कमी पूरी करी जा रही है। सबसे जो बड़ी कमी होती है वो 2-3 लेवल पे होती है। फर्स्ट इज़ आपकी प्रायोरिटी क्या है। हमारी गवर्नमेंट की, भगवंत मान जी की फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है। आपकी पॉलिसी क्या है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सीएम साहब की क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसमें उन्होंने बजट बढ़ाया। जो दूसरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कि जो मेडिकल एजुकेशन में 57%, हेल्थ में 40% किया था। अनफॉर्चुनेटली सेंटर ने हमारे फंड्स बंद कर दिए मोहल्ला क्लिनिक वाले, तो उसकी 100% जो मतलब फंडिंग है वो स्टेट कर रहा है, हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी सेंटर ने फंड बंद कर दिया, हम कैसे करेंगे? कहते आप पैसे बारे नहीं सोचो, पैसे हम देंगे आपको। तो हमने आम आदमी क्लिनिक खोलने बंद नहीं किया, हमने बढ़ा दिए। वो पहले हमने 100 किया था, उन्होंने हमारे फंड बंद किया, हमने 400 और बना दिए, अभी 664 हो गए हैं। अभी 100 और रेडी हैं, और 70 और की तैयारी जो 26 जनवरी के लिए रेडी है। तो लगातार हम जो लोगों के मतलब वो बॉर्डर एरिया में खोलेंगे सारे, जहाँ पे सुविधाएं नहीं है। सो हमारे मुख्यमंत्री साहब की और पंजाब गवर्नमेंट की, आप गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्लियर हैं। इसी तरह सेकेंडरी में उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी जो कहूँगा 550 करोड़ रुपया, जिसमें जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जितने सब डिवीज़न हॉस्पिटल हैं, और जितने हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उनमें सब में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीनें हमने ऑर्डर कर दिया है। मेडिसिन का टेंडर हो गया है। सारी दवाइयाँ 100% मेडिसिन जो है वो सरकारी अस्पतालों से मिलेंगी। आपको दवाई खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना, किसी को भेजना है। ये मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है मेरे को। जो भी पेशेंट आता है उसके टेस्ट भी वहीं होने चाहिए और उसको दवाई भी वहीं से मिलनी चाहिए।
तो ये यानी कि पंजाब हॉस्पिटैलिटी के लिए तो जाना ही जाता है, अच्छे अस्पताल के लिए भी जाना चाहिए, इस तरीके की बिल्कुल जाना तैयारी आपकी जाएगा। है। जो पंजाब का हेल्थ मॉडल है इस वक्त बेस्ट है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पीछे नैरोबी में एक 85 जो डेवलप्ड कंट्री थी उनका एक सेमिनार हुआ था बहुत बड़ा, हेल्थ सप्लाई चेन समिट कहते हैं उसको। उसमें 85 कंट्री से डेलीगेट्स आए थे और इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय पंजाब। जो पंजाब का मॉडल था आम आदमी क्लिनिक का, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, ये 85 कंट्री से पहले नंबर पे आया, फर्स्ट आया। और 40 कंट्रीज ने दे हैव शोन इंटरेस्ट, दे वांट टू कम टू पंजाब, हमारा मॉडल स्टडी करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, और हमारा कहते हैं कि हमारी मदद करो, दिस इज़ ए वेरी सूटेबल मॉडल प्राइमरी केयर के लिए। अभी तक जो हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने प्राइमरी केयर को नेग्लेक्ट किया है। प्राइमरी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ आपको। उसको जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जहाँ अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स मॉडिफिएबल हैं। अगर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ कर दोगे तो लोगों के गुर्दे फेल होने बंद हो जाएंगे। अगर आप लोग योगा करेंगे, अगर अपनी न्यूट्रिशन ठीक लेंगे तो लोगों के गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। तो उनको मेडिसिन कम लेनी पड़ेगी, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर मतलब देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, वो 70% जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी उसकी वजह से होती है। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दोगे तो लोग 70% बीमारियों से बच सकते हैं, मतलब ना। तो इसी तरह हमने जो यूज़ के है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनमें भी हम योगा शुरू कर रहे हैं। बच्चों के लिए मोबाइल एडिक्शन की ज़रूरत, बड़ों में भी है मोबाइल एडिक्शन, बहुत लोगों को मोबाइल एडिक्शन है, उसके लिए बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी हम पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। बच्चों के लिए डिप्रेशन है, बच्चों में एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो बच्चों में जो नए नए लाइफस्टाइल की वजह से दिक्कत आ रही है, ईटिंग हैबिट्स बच्चों की ठीक नहीं है, मतलब पेरेंट्स भी बिजी है, दोनों काम करते हैं, आए पिज़्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मतलब कोला के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपको नेचुरल फूड जो भगवान ने बनाया वो खाना चाहिए, जो माँ ने बनाया वो खाना चाहिए, किचन में बनना चाहिए। आजकल जेंडर इक्वालिटी की भी बात है, खाना बाप भी बना सकता है, जरूरी नहीं कि माँ नहीं बनाना है। हो सकता है किसी घर में बाप को भी शौक हो, वो भी बना सकता है। आप पंजाब की जनता के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड की भी बात हम यहाँ समझना चाहेंगे कि पंजाब की हेल्थ कार्ड पंजाब की जनता के लिए किस तरीके से उपयोगी है, जो कि पंजाब सरकार के द्वारा यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं हेल्थ कार्ड। देखो, अगर आप इंश्योरेंस कार्ड की बात करते हो ना, हाँ, उसके लिए एक तो पंजाब का यूनिक है, जो सेंटर है उन्होंने 44 लाख फैमिलीज़ हैं जो पंजाब में, 44 लाख परिवार हैं, उनको उनके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। 1 करोड़ 80 लाख लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन अभी 70 लाख लोगों के पास है। उसमें से जो 44 लाख फैमिलीज है उसमें से जो सेंटर है वो सिर्फ 16 लाख के लिए पैसे देता है हमें, 60%, 40% स्टेट देती है। बाकी जो 28 लाख है उसके लिए पूरी फंडिंग स्टेट जो है वो पंजाब सरकार करती है, जिसमें किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं उसमें, और भी जो एक्स सर्विसमैन और जो फ्रीडम फाइटर है वो आते हैं। 6 कैटेगरीज है। तो हमारे पंजाब में 3 करोड़ की पॉपुलेशन से 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो उसके लिए एलिजिबल है। उसको हम और लोगों के कार्ड बना रहे हैं, उसमें हमने एजेंसियाज भी हायर करी है और हमारे हॉस्पिटल में भी कार्ड बनते हैं। उसके फ़ायदे मल्टीपल हैं, उसमें 5 लाख रुपए मिलता है, उसको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी भी उसको पूरा हम स्टडी कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, मेरे ख्याल 22 लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा क्लेम किया है। तो एक तो बेनिफिट ये है। बाकी दूसरा, पंजाब का जो स्पेशल मॉडल है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी आदमी हो जो पंजाब का रहने वाला है, अगर वो सरकारी अस्पताल में जाएगा तो हमारी कोशिश ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर बनाएं। अभी हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस में न्यूरो सर्जरी और कार्डियक कैथ लैब जिसको कहते हैं, जिसमें स्टेंट वगैरह जो कार्डियक सर्जरी है वो हमने शुरू कर दिया है। तो हमारे मुख्यमंत्री का ये है कि अगर आप बीमार हो गए, उनका सोचना ये है, और ये एक लीगल पोजीशन भी है, हमारा संविधान भी कहता है हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट होता है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो किसी को सपोज, किसी को भगवान ना करे, किसी को पैरालिसिस हो जाए, कैंसर हो जाए, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब वो आदमी, आप भी हैं या मैं भी हूँ, अगर उसको एकदम 20 लाख रुपए खर्चना पड़, कहाँ से करेगा? वो गवर्नमेंट करेगी। सो 2 चीज़ें हैं हमारे मुख्यमंत्री का कहना कि एक तो जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट वाली प्राइवेट से इन्फीरियर नहीं होनी चाहिए, लेवल शुड बी सेम, क्वालिटी शुड बी सेम और इवन बेटर। और दूसरा, इट शुड बी मैनेज्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड ही इज़ गिविंग मी फंड्स फॉर दैट।
So all our health services, they will be world class, they will be managed and funded by the government, but they will be free for the citizens. So किसी को अभी हम फरिश्ते स्कीम लेके आ रहे हैं, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो आदमी पंजाब का हो, किसी धर्म का हो, किसी राज का हो, किसी देश का हो, अगर पंजाब के उसके एरिया में उसका एक्सीडेंट होगा, उसको जो भी उसको उठा के अस्पताल लेके जाएगा, उसको फरिश्ता कहेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको 2000 रुपये देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इन प्रिंसिपल क्लियरेंस हमें दे दी है। उसकी मोडेलिटीज़ वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें उसकी न्यूरो सर्जरी होनी है, उसकी जान बचानी है। हमने 4500 लोगों की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट्स में। सो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि स्पीड, दारू पी के गाड़ी चलाना या गाड़ी की आपकी ना करना, उससे भी बचें। उसके लिए भी सड़क सुरक्षा फोर्स बना रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप जो भी आदमी किसी भी अस्पताल में ले जाओ, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, उसका जितना मर्जी खर्चा हो, उसका पूरा खर्चा पंजाब सरकार देगी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, कोविड महामारी जैसा दौर देखा है देश में। कुछ हफ्ते पहले की अगर बात करूं तो आपकी तरफ से भी यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की गई थी, अलर्ट जारी किया गया था कि सभी जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से तैयार रहें, चीन में फिर से इस तरीके की एक बीमारी आई है। पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उस जैसी महामारी से फिर से एक बार निपटने के लिए तैयार है? पूरी तरह तैयार है, किसी से भी वैसी भी उससे बदतर जो भी आएगी हम पूरा तैयार हैं। क्योंकि हमने जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं सारे में पहले नहीं थी कहीं भी, अभी हमने शुरू कर दिया। पटियाला में ऑलरेडी वर्क कर रही है EICU। अब उसमें जो वेंटिलेटर फैसिलिटी है, कार्डियक मॉनिटर है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा, बाद में सब डिवीजन हॉस्पिटल में होगा और CSCs में होगा। उसके लिए हम जैसे हम क्रिटिकल केयर कहते हैं इसको, तो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट नहीं थे हमारे साथ, उसके ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू किया हमने। बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नर्सेज को भी और डॉक्टर्स को भी। अगर आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं होगा, यही दिक्कत आई थी हमें कोविड में। हमारे पास मतलब आ गए वेंटिलेटर आ गए, पर वो स्टाफ ही ट्रेन नहीं था हमारा। अब हमने उनको ट्रेनिंग दे दिया है। अभी हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो बेस्ट प्लांट होता है, 2 तरह के होते हैं, वो ऑलरेडी हमारे ऑपरेशनल है। सो वी हैव अवर ओन प्लांट, मतलब अभी कोई ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। वी आर ट्रेनिंग मैन पावर, और जितने हमारे वेंटिलेटर्स हैं वी आर गेटिंग दम इन शेप। वी हैव उसका मेंटेनेंस का भी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कोई मशीन ख़राब होती है विद इन 24-48 आवर्स आपकी ठीक होगी, आपने सिर्फ एक कॉल करनी है। वो हमने अलग अलग कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर के पंजाब सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है पंजाब में? ये समस्या पंजाब की नहीं है, पूरे देश की है, मैं कहूँगा पूरी दुनिया की है, और सबसे सीरियस समस्या है। और ये बहुत एक जिसको दुखती रग कहते हैं वो है उसमें। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया, और मैंने उसके लिए पॉलिसी पे काम कर लिया है। इट शुड बी आउट इन नेक्स्ट 1 मंथ और सो। नई पॉलिसी आ जाएगी, उसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं कि 2 तरह के लोग हैं, एक जो नशा करते हैं और एक जो नशा बेचते हैं। जो नशे का व्यापारी है वो क्रिमिनल है, उसके साथ पुलिस डील करेगी, वो जेल में जाएगा। लेकिन जो नशा करते हैं उसको डीक्रिमिनलाइज करेंगे। इसका मतलब लीगलाइज नहीं है, मैं दोबारा स्पेसिफाई करती हूँ, डीक्रिमिनलाइजेशन इज़ नॉट सेम एज लीगलाइज। डीक्रिमिनलाइज करेंगे, डीपेनलाइज करेंगे। जो आदमी नशा करता है वो पेशेंट है, इट्स ए मेंटल हेल्थ इशू, उसको अस्पताल में लेके जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि उसमें सबसे पहले उनको योगा मेडिटेशन कराते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उनको कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। अभी हमारा होशियारपुर में बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें उनको मल्टी कुजीन कुकिंग, हेयर सलून, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, उनको कोई ना कोई हमने उनको मेडिटेशन करानी है, योगा कराना है, फिर उनको स्किल डेवलपमेंट करानी है, और उसको इंटेग्रेट कर रहे हैं हम। जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा मिनिस्ट्री है उसके साथ, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, चाहे कोई मुद्रा का, उनको कोई ना कोई लोन देना है, और सोसाइटी के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसके गांव के, उसके मोहल्ले के लोगों को बुला कहेंगे आपका बच्चा हमने ठीक कर दिया, इसको हमने ये काम सिखा दिया, इसको हमने ये ग्रांट दे रहे हैं। जो हमारे ADC डेवलपमेंट होते हैं डिप्टी कमिश्नर के साथ, वहाँ पे कमेटियाँ बना दी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। के साथ एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगी, रिहैब सेंटर्स की संख्या क्या बढ़ी है आपकी सरकार आने के बाद यहाँ? सेंटर्स की, हाँ, जो ट्रीटमेंट सेंटर है उनकी संख्या बढ़ी है, वो हम बढ़ा भी रहे हैं। जैसे हमारे ओट क्लिनिक है, वो हमारा पिरामिडल अप्रोच है, उसमें 528 है, जहाँ पे लोग आएंगे, नशा करता है, उसमें उसका मकसद ये है कि जो इंजेक्शन लगाता है उसको पहला काम है उसको ओरल मेडिकेशन, ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी पे ले आओ, उसको दवाई दे दो, गोली पे लगा दो उसको, फिर उसकी डी एडिक्शन करनी है, उसको मोटिवेट करके डी एडिक्शन सेंटर में लेके जाना है, वहाँ उसकी डी एडिक्शन होनी है, जहाँ उसकी दवाई छुड़वाई जाएगी, उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएगा। तो उनकी मतलब उसके लिए हम स्टाफ जो है, उसमें स्टाफ की कमी थी, और उसमें सेंटर भी बढ़ा रहे हैं, और स्टाफ की जो है नई रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं। कुछ कोर्सेस
हमारे पास डॉक्टर्स तो हैं, डॉक्टर्स की कमी है, जो साइकेट्रिस्ट जिसको कहते हैं उसकी कमी है, और उनको नया रख रहे हैं और उनको एम्पैनलमेंट बोर्ड के ऊपर जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको साथ में ले रहे हैं। इसी तरह हमारे पास काउंसलर्स तो हैं, नर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। उसके लिए मैं स्पेशल लोगों को ट्रेन भी करा रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग करने के लिए अलग अलग जगह पे भेज रहे हैं, उसकी भी प्रेपरेशन चल रही है। तो ये सारा एक कम्प्रीहेंसिव जो अप्रोच है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सबकी पार्टिसिपेशन, क्योंकि अगर जब तक समाज में ड्रग्स रहेंगी तब तक क्राइम रहेगा। दे दोनों सके भाई बहन है जी, मतलब, और क्राइम एंड ड्रग्स दे गो हैंड इन हैंड। पहले इट वाज नार्को टेररिज्म, नाउ इट्स गैंगस्टर एंड टेररिज्म। तो जब तक ड्रग्स रहेंगी तब तक गैंगस्टर या टेररिज्म रहेगा। तो वी वांट ड्रग फ्री सोसाइटी, वी वांट हैप्पियर हेल्दी सोसाइटी। तो उसके लिए हमें ड्रग्स को काबू करना पड़ेगा। और बच्चों को जो कॉलेजेस में, अभी देखो बहुत सारे जो आपके गैंगस्टर हैं, अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, वो एलुमनाई हैं आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के, जो यूनिवर्सिटी से प्राइम मिनिस्टर जाते थे, मिनिस्टर जाते थे सेंटर के, वहाँ से अब गैंगस्टर निकल रहे हैं। सो हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कुछ खोट आया है, तो उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपने कहा डॉक्टर्स की कमी है, तो क्या नए डॉक्टर्स बनाने के लिए नए मेडिकल कॉलेज भी खोलने की सरकार ने यहाँ पर कोई नीति अपनाई है? किसी तरीके से कोई नए कॉलेज और खोले जाएंगे, संख्या उनकी बढ़ेगी? जी देखो, मैं आज से 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज में गया था एज ए मेडिकल स्टूडेंट। इन द लास्ट 50 ईयर्स पंजाब सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज नया नहीं खोला है। प्राइवेट खोले हैं 2-3, और उनकी भी हालत 2-3 की बहुत बुरी है। जो चिंतपुर्णी में है वहाँ पे मुझे एडमिशन बंद करनी पड़ी। बाकी 2-3 कुछ प्राइवेट बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन 50 साल में पंजाब सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज नया नहीं खोला। और भगवंत मान गवर्नमेंट 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है आने वाले 1 साल में। संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर के आपने क्या सोचा है? क्योंकि आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा है कि संविदा कर्मचारियों को हम परमानेंट करने के लिए तैयार हैं। वो टीचिंग में तो देखा गया, लेकिन क्या इस पेशे में भी, डॉक्टरी में भी इसी तरीके से देखा जाएगा? यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्त किया जाएगा? जी, इसमें हमारे पास 1800 से ज़्यादा जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई थी, और उसमें गवर्नमेंट का कानून होता है, जो पोस्ट 1 साल से ज़्यादा खाली पड़ी रहती है वो डेड हो जाती है, बोलो ना। तो उनको हम रिवाइव कर रहे हैं। अभी 350 की मैंने भेजी है, अपनी जो रिक्वेजिशन भेजी है डॉक्टर्स की, और 1500-1600 नर्सेज की। इसी तरह ओटी असिस्टेंट्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर्स, उनकी भर्ती कर रहे हैं। जो भी हम भर्ती कर रहे हैं वो रेगुलर कर रहे हैं, उनको पूरी तनख्वाह देंगे और काम भी पूरा लेंगे। तो अभी जो पुराना सिस्टम था उनका आउटसोर्सिंग का, दूसरा ये हुआ। कुछ सर्विसेज हमने, जैसे हमने एक नया इसमें आम आदमी क्लिनिक में किया, हमारा जो इंटायर स्टाफ है वो ऑन, मतलब एम्पैनलमेंट बोर्ड कहते हैं उसको। डॉक्टर्स आर वर्किंग मोर, स्टाफ इज वर्किंग मोर, दे आर अर्निंग मोर। इफ दे सी मोर पेशेंट्स दे अर्न मोर। सो इट्स वेरी सक्सेसफुल मॉडल। इसी पैटर्न के ऊपर कुछ सर्विसेज हैं हमारी, जैसे लॉन्ड्री है हॉस्पिटल की, उसमें सफाई हो, सफाई है। कुछ हम सर्विसेज आउटसोर्स करेंगे, ताकि हमें सफाई एक क्लास होनी चाहिए। वो जो कंपनी है वो अच्छा काम करेगी तो उसको रखेंगे, नहीं तो उसको फाइन होगा, उसको जुर्माना होगा, उसको निकाल देंगे हम, उसको डर होगा। तो कुछ एक सर्विसेज हम आउटसोर्स करेंगे, बाकी जो हमारा स्टाफ होगा वो रेगुलर होगा। और उसमें जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग बेटर करेंगे। मेडिकल एजुकेशन कॉलेज खोलना एक बात है, अभी पूरे देश में मैंने जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर उनसे भी मैंने टेकअप किया था। मैं कहा जी आप क्रिटिकल सेंटर खोल रहे हो, आपके पास क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बनाने का कोर्स ही नहीं रखा हुआ आपने, उसको लेके आओ। इससे अलग स्पेशलिटी जो आदमी है उसको इंट्यूबेशन आनी चाहिए, ईसीजी पढ़नी आनी चाहिए, जितने एमरजेंसी प्रोसीजर है वो आने चाहिए। इसी तरह फैमिली मेडिसिन का नहीं है हमारे पास। पैलिएटिव केयर, किसी को कैंसर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, वो आदमी उठ नहीं सकता, तो उसके लिए मतलब उसकी कैंसर के पेशेंट की अपने पेन मैनेजमेंट करनी है, तो उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। जैसे बच्चों का जो डॉक्टर होते हैं उसको पेडियाट्रिक, मतलब बच्चों को जो स्पेशलिटी है उसको पेडियाट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह जो बुजुर्ग हैं 60 साल के लोग हैं वो भी अलग होते हैं, बच्चे भी अलग होते हैं। तो बच्चों उनमें जो ओल्ड एज वाले हैं उनमें कुछ मेडिसिन कम यूज़ करनी होती है, उसमें रिहेबिलिटेशन करनी होती है, फिजियोथेरेपी करनी होती है, उसको जेरिएट्रिक केयर कहते हैं, वो स्पेशलिटी नहीं है। तो मैं ये सारे वाले कोर्सेज जो है अपने मेडिकल कॉलेजेस में शुरू कर रहा हूँ। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या प्लान है? मिडवाइफरी एलईडी केयर यूनिट आपने इंट्रोड्यूस की थी, उसको लेकर के क्या महिलाओं का उस तरीके से रिस्पांस यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिस तरीके से सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया था? हाँ, ये हमारे इसके लिए हमारे जो जैसे आम आदमी क्लिनिक है ये बहुत यूज़फुल है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज के लिए। और बच्चों में अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो उसमें आपने स्टंटिंग सुना होगा,
एक वेस्टिंग सुना होगा। स्टंटिंग का मतलब है कि बच्चे की हाइट कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। वेस्टिंग का मतलब उसका वजन कम है, और इसके साथ इसकी ब्रेन भी जुड़ा हुआ है। और जो आपकी आई और ब्रेन है, इनकी प्रिकॉशियस डेवलपमेंट होती है, जो पहले 5, 6, 7, 10 साल में पूरे डेवलप हो जाते हैं। बाद में आप कंप्यूटर की तरह इनको ट्रेन कर सकते हैं दोनों को, लेकिन इनका साइज़ पूरा हो जाता है, पहले डेवलपमेंट होती है। तो इनके लिए जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है हमारा, बट जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि अभी हमारी 98% डिलीवरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल है, वो अस्पताल में बच्चा पैदा होता है। पहले वाली वो दिक्कत नहीं है, घर में नहीं होता। लेकिन वहाँ पे सुविधा बेहतर हो। औरतों में एनीमिया है, खून की कमी है, उसके लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। उसमें जैसे पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, बच्चा हुआ किसी वजह से, जहाँ जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं उनके लिए हम एक पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि वो वाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, जहाँ सब डिवीज़न हॉस्पिटल पे, जहाँ पे मतलब औरतों की डॉक्टर भी है, बच्चों का डॉक्टर भी है, और उनमें एनीमिया, उनका बीपी, उनका शुगर, और उनमें जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, कुछ एक जो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उसकी पूरी एवेल्यूएशन पहले करी जाए, और वो हम कर रहे हैं। तो हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी है जो हमारा टारगेट है, उसके लिए हम जो भी स्टेप्स लेने हैं, सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए सारे जो प्रोटोकॉल है हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है। उसके लिए हम 5 पैरामीटर हमने आइडेंटिफाई किए हैं, 5 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए आपने माना है कि प्रदेश में अभी और डॉक्टरों की आवश्यकता है, ऐसे में पे क्लिनिक को लेकर के आना क्या सहायक रहेगा? इसमें हमने दो तीन चीज़ें करी हैं। एक तो हमारे पास जैसे स्पेशलिस्ट की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी के लिए हमने ये किया कि जो स्पेशलिस्ट होगा और नीड बेस्ड है, सपोज एनेस्थेटिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, हमारे पास है, गायनेकोलॉजिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट हमारे पास कम है वो 58 पे रिटायर होते हैं, उनको हम एक्सटेंशन देंगे नीड बेस्ड 65 तक। एक तो ये करेंगे। अब हमारे जैसे मुक्तसर है, तरन साहब है, वहाँ पे वो बॉर्डर एरिया, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। वहाँ पे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं हम उनको पार्ट टाइम उनको कहते हैं कि आप हम आओ, जैसे हमारे मल्ला क्लिनिक में हम उनके लिए गाइडलाइंस बना रहे हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करो, हम आपको जैसे इनको देते हैं 50 रुपीज़, उनको हम ज़्यादा पैसे देंगे स्पेशलिस्ट के लिए। फिर आप यहाँ पे जितने पेशेंट देखोगे, जितने ऑपरेशन करोगे, और जब एमरजेंसी में करोगे उसके लिए आपको हम पेमेंट करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हम ये लेके आ रहे हैं, और डॉक्टरों की सैलरी बढ़ा रहे हैं। और इसके सिवाय जो हमारे रेगुलर स्टाफ है उनके लिए भी उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे। जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 60-80% जो पेशेंट्स हैं वो इंश्योरेंस वाले हैं। अगर वो उनका करते हैं, अगर वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, सपोज 30 पेशेंट्स उनको करने हैं एक डॉक्टर को महीने में, अगर किसी ने 100 पेशेंट ऑपरेट कर दिया, सीजरियन कर दिया, उसने ओवर टाइम किया, बाद में किया, एमरजेंसी में आके किया, तो उसका जो टोटल इंश्योरेंस से उनको पैसे आएंगे या यूज़र चार्जेस से आएंगे, उसका 25% जो है हम 20 से 25% वो डॉक्टर्स को और स्टाफ में देंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। जो बाकी स्टाफ भी होगा, सफाई वाले को भी, और जो स्टाफ नर्सेज है उसको भी, डॉक्टर्स को भी। सपोज डॉक्टर की सैलरी वहाँ पे 1.5 लाख है, तो उसने काम एक्स्ट्रा किया, उसको 1 लाख का चेक एक्स्ट्रा लेके जाएगा वो। तो ये 2-3 काम हम कर रहे हैं इसके लिए। किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी होती है, और स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तमाम सवालों के जवाब दिए डॉक्टर बलवीर सिंह ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर आप भी धन्यवाद यहाँ करें। थैंक यू।